Good noon everyone. So in today's class we are going to discuss जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है फर्टिलाइजेशन का वो डिस्कस करेंगे और साथ में जो हम आगे का जो पार्ट है डेसिडुआ और इम्प्लांटेशन वो क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो फिलहाल हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन का बचा हुआ पोर्शन है पहले वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो फर्टिलाइजेशन के लिए पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका जोना पैलिसिडा है वो आसानी से कहीं पे भी चिपकती नहीं है, जिसकी वजह से जोना पैलिसिडा तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक फेलोपियन ट्यूब में है। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब से मोरुला फोर्थ डे पे यूट्रस के अंदर आता है, अब क्या होगा? अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका ये यूट्रस है और यहाँ पे क्या आ गया? मोरुला आ गया। क्या आ गया? मोरुला। कब आया? फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब आया? फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मोरुला है वो यूट्रस के अंदर आया। ठीक है, तो मोरुला फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंदर आया। अब क्या होगा? अब जो मोरुला अंदर आया अब क्या होगा? यहां पे हमारी प्रेजेंट है डेसिडुआ। क्या प्रेजेंट है? डेसिडुआ है ना। ये जो डेसिडुआ है एंडोमेट्रियम लेयर को ही, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम लेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। ये जो डेसिडुआ है ये यहाँ पे कुछ कुछ क्या रिलीज करती रहती है? सिक्रीशंस रिलीज करती रहती है। कुछ कुछ क्या रिलीज करती रहती है? सिक्रीशन रिलीज करती रहती है। तो डेसिडुआ कुछ फ्लूइड और जो सिक्रीशंस है वो लगातार रिलीज करती रहती है, जिससे मोरुला को एक तो न्यूट्रिशन मिल जाए। किस लिए? जिससे मोरुला को एक तो न्यूट्रिशन मिल जाए और दूसरा क्या होगा कि ये जो मोरुला के सेल हैं इसके अंदर जो है फ्लूइड आकर के भरना शुरू हो जाएगा। मोरुला के सेल्स के अंदर फ्लूइड आकर के भरना चालू हो जाएगा। जब सेल्स के अंदर फ्लूइड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, एक टाइम पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा अंदर। ठीक है, और वो प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर? जोना पैलिसिडा लेयर के ऊपर। जोना पैलिसिडा लेयर पहले तो पतली होगी, जैसे हम एक गुब्बारा होता है उसके अंदर पानी भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं। पहले गुब्बारा पतला होता है पतला होता है पतला होता जाता है और उसके बावजूद भी आप भरते रहोगे तो एक टाइम पे गुब्बारा क्या हो जाता है? फट जाता है। तो सेम एज जोना पैलिसिडा के साथ हो रहा है। डेसिडुआ से जो आने वाला फ्लूइड है वो भर रहा है अंदर मोरुला के, भर रहा है भर रहा है। डेसिडुआ पतली 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 और पतली होती जा रही है। एक टाइम पे इतना ज्यादा फ्लूइड भर जाता है कि जोना पैलिसिडा लेयर टूट जाती है। उसे हम लोग बोलते हैं जोना हैचिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं जोना हैचिंग बोलते हैं। ये जो जोना हैचिंग होती है ये 5वें दिन पे होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। चौथे दिन पे मोरुला आपका यूट्रस में आकर के बैठा। डेसिडुआ ने उसे खाना पीना खिलाया, उसको बहुत सारा पीने के लिए फ्लूइड दिया। ठीक है, उससे उसको न्यूट्रिशन तो मिला, लेकिन वो इतना ज्यादा फ्लूइड उसके अंदर डाल दिया कि धीरे धीरे जोना पैलिसिडा के ऊपर प्रेशर लगना चालू हुआ। पहले तो जोना पैलिसिडा पतली हुई और कुछ टाइम बाद जोना पैलिसिडा टूट जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोना हैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना हैचिंग बोलते हैं, जो कि 5वें दिन पे होती है। कब देखने के लिए मिलती है? फर्टिलाइजेशन के बाद 5वें दिन पे देखने के लिए मिलती है। तो अब क्या हुआ? अब आपका क्या प्रोसेस देखने के लिए मिला? बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ कि जो डेसिडुआ है, डेसिडुआ ने फ्लूइड दिया मोरुला में, जिससे मोरुला को न्यूट्रिशन मिला और वो फ्लूइड मोरुला के अंदर भरता चला जाता है। इससे जोना पैलिसिडा के ऊपर प्रेशर लगता है। ठीक है, पहले तो जोना पैलिसिडा
पतली होती है और फिर फट जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जोना हैचिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम बोलते हैं जोना हैचिंग। अब जो जोना पेलुसिडा लेयर है, मैंने बोला कि वो फैलोपियन ट्यूब में इसीलिए बनी रहती है ताकि फैलोपियन ट्यूब से जाकर के चिपके नहीं। फैलोपियन ट्यूब में अगर वो वहीं पे चिपक गई, वहीं पे जाइगोट ग्रो किया, तो उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। इसलिए जोना पेलुसिडा तब तक बनी रहती है जब तक मोरुला यूट्रस में नहीं पहुंच जाता। जैसे ही मोरुला यूट्रस में पहुंचा, डेसिडुअस को बहुत सारा फ्लूइड डालता है, भरता है भरता है भरता है, जोना पेलुसिडा पतली होती है, फिर जोना पेलुसिडा टूट जाती है। अब यहाँ पे इसका टूटना जरूरी क्यों था? इसलिए टूटना जरूरी था ताकि मोरुला के सेल अच्छे से अरेंज हो जाए और चिपक जाए यूट्राइन कैविटी में, और वहीं पे बच्चा जो जाइगोट है वो फर्दर क्या करता रहे? ग्रो करता रहे। जोना हैचिंग के बाद, अब जो जोना हैचिंग हुई, मोरुला के सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। पहले आपका क्या था? ये मोरुला था, इसके ऊपर कौन सी लेयर थी? जोना पेलुसिडा। ये क्या है? जोना पेलुसिडा लेयर है। इसके अंदर 16 से 64 सेल होंगे। कितने होंगे? 16 से 64 सेल होंगे। ठीक है। अब क्या हुआ? जोना हैचिंग हुई। हैचिंग माने, हैच का मतलब होता है टूटना। ठीक है, हैच का मतलब क्या होता है? टूटना। जोना पेलुसिडा टूट गई और मोरुला के सेल इस तरीके से अरेंज हो गए। कुछ सेल बाहर की तरफ चले जाते हैं और कुछ सेल अंदर की तरफ चले जाते हैं। कुछ सेल बाहर की तरफ चले जाते हैं और कुछ सेल अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो मोरुला के सेल जो मोरुला के सेल है वो जो डिफरेंशिएट हुए हैं, जो वो इस तरीके से अरेंज हो गए अच्छे से, कुछ सेल बाहर की तरफ चले गए, कुछ सेल अंदर की तरफ चले गए। जो अंदर वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। नाम से पता लग रहा है एम्ब्रियोब्लास्ट मतलब एम्ब्रियो को बनाएगा। ये आपका क्या है? इनर सेल मास। इनर माने अंदर, इनर माने अंदर, सेल का मास उसे हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट। इससे क्या बनता है? इससे आपका एम्ब्रियो, बच्चा, फीटस बनता है। और कौन सी लेयर बनती है? एमनियोन लेयर बनती है। अंदर वाले से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, या फिर कौन सी लेयर बनती है? एमनियोन लेयर बनती है। फिर आपका जो आता है, ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर सेल मास। आउटर माने बाहर की तरफ, सेल मास, जो सेल बाहर इकट्ठे होंगे हैं उसे आउटर सेल मास बोलते हैं। या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो माने प्लासेंटा, ट्रोफो माने प्लासेंटा, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, प्लासेंटा। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, एक तो ये प्लासेंटा बनाएगा और एक बनाता है कोरियोन लेयर। कौन सी लेयर बनाता है? कोरियोन लेयर बनाता है। तो जोना पेलुसिडा में ये किस दिन हुआ? जोना हैचिंग जब होती है, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन होती है। फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन होती है। और अगर जेस्टेशनल एज की बात करें तो 14 इसमें ऐड कर दो तो 19th डे पे होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन पे जोना क्या हो जाता है? हैच हो जाता है। जोना हैचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि मोरुला के सेल के अंदर जो आपकी डेसिडुआ लेयर है, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम लेयर को डेसिडुआ बोलते हैं, वो डेसिडुआ लगातार क्या रिलीज कर रही है? फ्लूइड रिलीज कर रही है। उस फ्लूइड के रिलीज होने की वजह से जोना जो पेलिसुडा के अंदर फ्लूइड आना शुरू हुआ, मोरुला के अंदर फ्लूइड आना शुरू हुआ, जिससे पहले जोना पतली हुई फिर टूट गई। जैसे ही टूटी, ये आपका क्या था? मोरुला था। ये जो मोरुला है, ये जो है टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में। अब ये मोरुला नहीं रहा। अब ये जो मोरुला है, जोना हैचिंग के बाद हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जोना पेलुसिडा की हैचिंग होने के बाद, जोना हैचिंग होने के बाद मोरुला किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है? तो कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक मैंने आपको बताया था 2 सेल स्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा एक 16 से 64 सेल स्टेज,
जिसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। और एक हमने क्या पढ़ा आपका, जोना हैचिंग के बाद, जोना हैचिंग के बाद क्या बनता है आपका, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक हमारा बाहर वाला आउटर सेल मास होता है, इस आउटर सेल मास से क्या बनेगा, इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, इससे प्लासेंटा बनेगी और कोरियन बनेगा। एक हमारा होता है इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है इसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि इससे आगे जाकर के ये सेल अब डिवाइड करती रहेगी, ये सेल डिवाइड करती रहेगी, बाहर वाली सेल डिवाइड करती रहेगी, क्या बनाएगी, प्लासेंटा बनाएगी, कोरियन लेयर बनाएगी। अंदर वाली सेल डिवाइड करती रहेगी, अंदर वाली सेल डिवाइड कर करके एम्ब्रियो और फिटस बनेगा, और कौन सी लेयर बनेगी, एमनियन लेयर बनेगी। ये जो प्रोसेस है जोना हैचिंग का, ये कब हुआ, 5वें दिन पे हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो आपका ये जो है अगर जेस्टेशनल एज पूछेगा तो जेस्टेशनल एज एलएमपी से काउंट करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन को 14 डेज हो गए और उसके 5 दिन बाद हुआ, तो 14 + 5 कितना हो गया, 19 डे हो गया अगर जेस्टेशनल एज पूछा तो। सो इस तरीके से जोना हैचिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जोना हैचिंग का होना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये अभी भी यूट्रस पे नहीं चिपकेगी तो आगे जो फर्दर फीटस और जो एम्ब्रियो है वो कैसे ग्रो करेगा, इसीलिए इसका यहाँ पे टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये फेलोपियन ट्यूब में टूटती, फेलोपियन ट्यूब में टूटती तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे तो हो जाती है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लेकिन ये यूट्रस के अंदर टूटना क्यों जरूरी है, क्योंकि टूटेगी तभी जो आपका एम्ब्रियो और फीटस है वो वहां पे क्या करेगा, फर्दर ग्रो करेगा, वहां पे अडेयर होगा थोड़े दिन के लिए, वहां पे टिकेगा और क्या करेगा, अपनी फर्दर ग्रोथ करेगा। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिडुआ। क्या टॉपिक है, डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या है, ये आपकी हो गई यूट्रस, इसके अंदर जो सबसे अंदर लेयर होती है, कौन सी लेयर थी, 3 लेयर पड़ी थी हमने, एंडोमेट्रियम अंदर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली, पैरामेट्रियम बाहर वाली। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी में इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, प्रेगनेंसी में इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर बदलाव आते हैं। कैसे बदलाव आते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, इसकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, ताकि जब बच्चा आए और वो पूरी कैविटी में घूमे तो उसको जो है एक तरीके का सेफ इन्वायरमेंट मिले। तो प्रेगनेंसी के दौरान इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर बदलाव आते हैं। तो वो जो बदलाव आते हैं उन बदलाव के चलते हम इस एंडोमेट्रियम लेयर को डेसिडुआ बोलते हैं। अब बदलाव क्या आते हैं, बदलाव ये आते हैं कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसका साइज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसका साइज बढ़ जाता है और उसके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी में हम लिखेंगे एंडोमेट्रियम लेयर को, एंडोमेट्रियम लेयर को प्रेगनेंसी में डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, जो प्रेगनेंसी होती है उसी में जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या कहलाती है, डेसिडुआ कहलाती है। क्यों, तो डेसिडुआ क्या है, जब एंडोमेट्रियम लेयर में प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, तो उसे डेसिडुआ बोलते हैं। अब फिजियोलॉजिकल चेंज, कैसे फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे, एक तो एंडोमेट्रियम लेयर का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर का साइज बढ़ जाएगा, एंडोमेट्रियम लेयर का साइज बढ़ जाएगा।
और सिक्रीशंस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो मोटी हो जाएगी, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी और उसके अंदर जो सिक्रीशंस है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी एंडोमेट्रियम लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसकी दो लेयर थी, है ना। एंडोमेट्रियम लेयर जो थी उसकी दो लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, एक ये वाली लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिन बेसल लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, थिन बेसल लेयर। ये पतली लेयर होती है और बेसल लेयर होती है। और इसके ऊपर कौन सी लेयर थी, इसके ऊपर फंक्शनल लेयर थी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे वीडियोस, हमने पढ़ा है ये। तो एंडोमेट्रियम दो लेयर से मिलकर बन रहा था, एक थिन बेसल लेयर से मिलकर बन रहा था और एक ही उसके ऊपर क्या थी, फंक्शनल लेयर थी। अब ये किस में कन्वर्ट हुई, डेसिडुआ में कन्वर्ट हुई। हमने पढ़ा कि डेसिडुआ में इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। हमने क्या पढ़ा कि डेसिडुआ में इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डेसिडुआ में ये आपकी जो थिन बेसल लेयर है ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, थिन क्या रहेगी, बेसल लेयर क्या रहेगी, थिन रहेगी। ठीक है, बेसल लेयर क्या रहेगी, थिन रहेगी। ये जो फंक्शनल लेयर है ये फर्दर दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो खुले खुले सेल रहेंगे, सॉरी, एक तो टाइट टाइट सेल्स रहेंगे, बहुत ज्यादा चिपके चिपके रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सटे सटे रहेंगे एक दूसरे से। और एक में क्या रहेंगे, खुले खुले सेल रहेंगे। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर थी वो आपकी दो लेयर से मिलकर बन रही थी, कौन कौन सी, थिन बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। डेसिडुआ में क्या हुआ कि वो जो एंडोमेट्रियम लेयर है मोटी हो जाती है, तो थिन बेसल लेयर तो वैसी की वैसी रहेगी और जो फंक्शनल लेयर है वो फर्दर दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी लेयर, एक ऐसी लेयर जिसमें सेल बहुत पास पास आपस में सटे हुए हैं और एक लेयर जिसमें सेल बहुत दूर दूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर सेल्स जो है वो अरेंज है। तो जो पास पास अरेंज होते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। कॉम्पैक्टम मतलब कॉम्पैक्ट हो गए, आपस में क्या हो गए, सटे सटे हो गए। स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम का मतलब क्या होता है, कोई बड़ी चीज थी उसको आपने, जैसे वो आजकल एयर बैग चले हैं ना, जिससे आप नेगेटिव सक्शन करके बाहर निकाल जाते हो, वो आपस में सिकुड़ जाता है, आपके भारी भारी रजाइयां वगैरह जो है वो आप कम स्पेस पे भी अच्छे से उसको रख सकते हो। तो वैसे ही ये जो सेल्स होते हैं आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए होते हैं जिसको हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम बोलते हैं। और ये होती है स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। कैसी होती है, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। इसमें जो सेल्स होते हैं वो खुले खुले होते हैं। तो थिन बेसल लेयर तो वैसी की वैसी ली। पहली लेयर कौन सी आई, पहली लेयर आई स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। पहली लेयर कौन सी आई, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम में सेल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। दूसरा क्या था, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। सेल बहुत दूर दूर होते हैं। और प्लासेंटा जो डी अटैच होती है ना, प्लासेंटा जो हटती है वो कौन सी लेयर से हटती है, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम से। प्लासेंटा जो हटती है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो प्लासेंटा है वो डेसिडुआ के कौन से लेयर से डी अटैच होती है। तो कौन से लेयर से डी अटैच होती है, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम से। किससे डी अटैच होती है, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम से। किससे डी अटैच होती है, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम से। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो प्लासेंटा है वो डेसिडुआ के कौन से लेयर से डी अटैच होती है, तो स्ट्रेटम स्पोंजियोसम से।
और जो हमारी थर्ड लेयर थी वो थी थिन बेसल लेयर। कौन सी लेयर थी? थिन बेसल लेयर। तो ये था डेसिडुआ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि डेसिडुआ क्या होती है। तो आपने बता देना है जो एंडोमेट्रियम लेयर है प्रेगनेंसी में उसी को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि डेसिडुआ, एंडोमेट्रियम लेयर डेसिडुआ में कैसे कन्वर्ट हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है? फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं। कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं? एक तो उसका साइज जो है वो बढ़ रहा है और उसके जो सिक्रीशंस है वो भी बढ़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि डेसिडुआ की कितनी लेयर होती है? तो डेसिडुआ की 3 लेयर होती है। पहली होती है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, दूसरी होती है स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम और तीसरी होती है थिन बेसल लेयर। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लेयर से, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी लेयर से प्लासेंटा जो होती है वो डी अटैच होती है? तो कौन सी लेयर से डी अटैच होती है? स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम से। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं डेसिडुआ से रिलेटेड एग्जाम्स में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन। क्या टॉपिक है? इम्प्लांटेशन। भाई अब जो डेसिडुआ के अंदर मोरुला आया है उसको इम्प्लांट भी तो होना है, उसको यूट्रस में अटैच भी तो होना है, तभी तो वो 9 महीने यूट्रस के अंदर 9 मंथ प्लस 7 डेज यूट्रस के अंदर क्या करेगा? ग्रो कर पाएगा। तो जो इम्प्लांटेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? जो मोरुला है या जो आपका अब ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, नॉट मोरुला, जो इम्प्लांटेशन में है उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है, सॉरी फॉर दैट, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अब क्या करेगा? वो अब यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से सटना चालू होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना था, ब्लास्टोसिस्ट कब बना था? 5वें दिन पे। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की लेयर्स में सटना चालू होगा ताकि आगे जब बच्चा ग्रो करे तो उसको किसका सपोर्ट मिले? यूट्रस का सपोर्ट मिले, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में क्या हुआ? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। कौन? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अब यूट्रस में इम्प्लांट होना चालू होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कि जाइगोट की कौन सी फॉर्म इम्प्लांट होती है यूट्रस में? जाइगोट किस फॉर्म में यूट्रस में इम्प्लांट होता है? तो जाइगोट किस फॉर्म में? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में। मोरुला की फॉर्म में यूट्रस में एंटर करता है और ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में क्या होता है? इम्प्लांट होता है, जाकर के यूट्रस से सटता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है? ब्लास्टोसिस्ट नहीं, इम्प्लांटेशन जाइगोट की कौन सी फॉर्म इम्प्लांट होती है? इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, गर्भाशय में। तो कौन सी फॉर्म इम्प्लांट होती है? ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट अब जाकर के यूट्रस में क्या होता है? सटना चालू होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? जाइगोट की कौन सी फॉर्म में इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में? तो कौन सी फॉर्म में इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में इम्प्लांटेशन होता है। अब नेक्स्ट क्या पूछता है कि इंसान के अंदर जो ह्यूमन होता है उसके अंदर इम्प्लांटेशन कैसा होता है? ऊपरी इम्प्लांटेशन होता है या फिर बहुत डीप इम्प्लांटेशन होता है? तो ह्यूमंस के अंदर हमेशा जो इम्प्लांटेशन होता है वो डीपर इम्प्लांटेशन होता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया कि ह्यूमन के अंदर इम्प्लांटेशन कैसा होता है? तो आपको याद रखना है ह्यूमन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो बहुत डीप इम्प्लांटेशन होता है। कैसा इम्प्लांटेशन होता है? बहुत डीप, बहुत अंदर जाकर के। तो ह्यूमन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है बच्चों, वो कैसा इम्प्लांटेशन होता है? डीपर इम्प्लांटेशन। कैसा इम्प्लांटेशन होता है? डीपर इम्प्लांटेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि ह्यूमन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो कैसा इम्प्लांटेशन होता है? डीपर इम्प्लांटेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बनता है? इम्प्लांटेशन कब शुरू होता है? इम्प्लांटेशन कब खत्म होता है? तो इम्प्लांटेशन जो शुरू होता है, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस से सटना कब चालू होता है? 5वें दिन तो बेचारा बन के तैयार हुआ है, तो कौन से दिन से इम्प्लांटेशन होगा? 6ठे से
7वें दिन से यूट्रस से सटना चालू होता है और 10वें से 11वें दिन में अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, सट जाता है अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन पूछता है कि इम्प्लांटेशन कौन से दिन चालू होता है या फिर इम्प्लांटेशन कौन से दिन पे खत्म होता है। तो इम्प्लांटेशन जो है स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिनों बाद। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद पूछ रहा है तो फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद। और जेस्टेशनल एज पूछेगा तो 14 प्लस 6 डेज कर दो तो आपका कितना आ गया, 20 से 7 दिन हुए तो 21, या फिर 7 ऐड किया तो 21 दिन पे। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद पूछ रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कब चालू होता है, तो 6 से 7वें दिन पे। और अगर पूछेगा कि जेस्टेशनल एज बताओ, ठीक है, अगर ये पूछा कि जो जेस्टेशनल एज है वो बताओ, जेस्टेशनल एज के कितने दिन पे इम्प्लांटेशन चालू होता है, तो 20वें से 21वें दिन पे। अब पूछता है कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब होता है। तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद 10वें से 11वें दिन पे। ठीक है, और अगर जेस्टेशनल एज पूछेगा तो 14 प्लस 11 10, या फिर क्या कर दोगे 11 ऐड कर दोगे, तो ये 24 से 25th डे पे, जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग 24 से 25th डे पे। और फर्टिलाइजेशन के बाद पूछेगा तो 10वें से 11वें दिन पे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो क्या क्या चीजें हुई, इम्प्लांटेशन होता क्या है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से चिपकना चालू होता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जाइगोट कौन सी फॉर्म में इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में इम्प्लांटेशन होती है। ह्यूमन के अंदर इम्प्लांटेशन कैसा होता है, डीपर इम्प्लांटेशन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, डीपर इम्प्लांटेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। डीपर ही लेयर्स के बीच में जाकर के, किसके बीच में जाकर के, लेयर्स के बीच में जाकर के डीपर इम्प्लांटेशन, या फिर कैसा होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। फिर पूछेगा इम्प्लांटेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद स्टार्ट होता है, 6 से 7वें दिन बाद। कंप्लीट कब होता है, 10वें से 11वें दिन पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब जो इम्प्लांटेशन है और ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट इम्प्लांटेशन जो होता है वो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। इम्प्लांटेशन की 4 स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस के नाम आपको पता होना चाहिए। पहली होती है अपोजिशन। अपोजिशन मतलब जो भी उसके अंदर फ्लूइड है उसको फटाफट सोख लेता है, क्योंकि फ्लूइड को सोखेगा, पानी होगा तो वो चिपक नहीं ना पाएगा, तो इसलिए फटाफट पानी को सोख लेता है, अपोजिशन। दूसरा होता है अडहेशन, अब वो चिपकना चालू होगा, सटना चालू होगा। तीसरा होगा पेनिट्रेशन, अंदर घुसना चालू होगा। और चौथा होगा इन्वेजन, बिल्कुल अंदर जा चुका है। तो जो इम्प्लांटेशन होता है उसके क्या होता है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। इम्प्लांटेशन जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। अपोजिशन पहला होता है, अपोजिशन जो वहां पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है पानी में तो वो चिपक नहीं पाएगा, उस सारे फ्लूइड को सोख लेता है। अडहेशन अब सटना चालू होगा। पेनिट्रेशन फाड़ के अंदर जाएगा। और इन्वेजन अब वो अंदर जाकर के क्या हो चुका है, बिल्कुल अंदर जाकर के बैठ चुका है। तो इम्प्लांटेशन हमेशा 4 स्टेजेस में होता है, अपोजिशन, अडहेशन, पेनिट्रेशन और आपका क्या, इन्वेजन। सो ये हमने आज की क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया। हमने आज की क्लास में फर्टिलाइजेशन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, जोना हैचिंग होती है, जोना हैचिंग कौन से दिन पे होती है ये डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेसिडुआ क्या होती है, डेसिडुआ के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं एंडोमेट्रियम में जब हम उसे डेसिडुआ बोलते हैं, डेसिडुआ की टोटल कितनी लेयर होती है ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा। इम्प्लांटेशन में हमने 7-8 क्वेश्चंस करे जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स के। तो मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको मेरी क्लास से कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और अपने नोट्स को अच्छे से बराबर बनाते रहिए। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में भी सॉल्व करा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है और अपना रिवीजन टाइम से करते रहना है।
अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, आलसपन बिल्कुल भी नहीं करना है। हम सब आपका सिलेक्शन चाहते हैं कि आप लोग कहीं अच्छी जगह पे बैठे हो और अच्छा अर्न कर रहे हो। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को देना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।